बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और एक बड़ी खबर आपसे शेयर करने लगा हूँ। और ये बड़ी खबर है हाफिज साद हुसैन रिजवी के हवाले से। तहरीक लब्बैक के अमीर और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के फर्जंद जो है, उनके हवाले से ये खबर है। बड़ी अहम खबर है कि वो कहाँ हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं। अभी तक की जो मालूमात मिली है वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारान हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। और उन पर दबाव क्यों डाला जा रहा है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दें। और इस ज़मन में हमारी कई ऐसे लोगों से बातचीत हुई है और कई लोगों ने ये कन्फर्म किया है कि उनको बाकायदा तौर पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दें। उनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है। उन लोगों के घरों में पुलिस भी जा रही है और इसके साथ साथ दीगर लोग भी जा रहे हैं और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप तहरीक लब्बैक छोड़ दें। जब ये ऐसी सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली मामलात जो है वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा मेन स्ट्रीम पे आए और दोबारा जो है वो अपनी उसी साख के साथ काम करे। बैन जो है, यानी जो पाबंदी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, वो ख़त्म हो और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के जो असासे मुंजमद किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सील की गई हैं, वो डी सील की जाए। तो अभी तक इन मामलात पर जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है और बाकायदा तौर पर हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो हैं, उनको जो है वो उनसे बातचीत का अमल जारी है। सालिस जो है उनसे भी बात कर रहे हैं, सालिस जो है वो हुकूमत से भी बात कर रहे हैं और मुख्तदर हलकों में भी ये बातें चल रही हैं कि किस अंदाज से जो है वो मामलात को सीधा किया जाए। लेकिन हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगी कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म हो जाती है तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। और हुकूमत अगर अपने मामलात सीधे नहीं करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ और जो पाबंदी है वो नहीं हटाएगी, तो इसके जो मुज़र असरात हैं उससे हुकूमत महफूज नहीं रह सकेगी। और इसमें मुझे याद है जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद पीटीआई की हुकूमत में थे, तो उस वक्त उनसे मैंने एक सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उस वक्त पाबंदी थी और फिर 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन हुआ और उन्होंने कहा कि हमने पाबंदी हटा दी है। तो ये तमाम ऐसे मामलात हैं कि अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो वैसे ही हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने घुटने टेके थे। ये मामलात इतने आसान नहीं हैं। अगर इनको आसान समझा गया तो मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। और हाफिज साद रिजवी या हाफिज अनस रिजवी जो है, उनके हवाले से जो खबर यह है कि वो इस वक्त महफूज मकाम पर मौजूद हैं और उनके साथ जो बातचीत का अमल है वो जारी है। और मामलात अगर जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो मान लिए जाते हैं, तो फिर पहला जो स्टेप होगा हुकूमत की जानिब से और पहला मुतालबा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से होगा वो यही होगा कि पाबंदी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगी है वो हटाई जाए और उसके बाद जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। इस वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत वो भी जेलों में है, तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी जेलों में हैं। और बाकी इस हवाले से जो भी खबरें आ रही हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी या हाफिज अनस रिजवी को कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये खबरें झूठी हैं। दोनों भाई जो हैं वो बिल्कुल सलामत हैं और रूब सेहत हैं। और इसी अंदाज से उनके हवाले से जो गर्दिश करने वाली खबरें हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसी तरह जो लोग ये भी कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, ऐसा हरगिज नहीं है। वो महफूज मकाम पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पे उनको जो उनकी तमाम चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन जो सालसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं वो इस मामले को बेहतर अंदाज से डील करने के लिए सरगर्म अमल है। वो हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, वो दूसरी जगहों पे भी बात कर रहे हैं और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से भी बात कर रहे हैं।
اور ایک اور اہم مسئلہ جو درپیش اس وقت ہے پاکستان کے عوام کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی. لیکن 2025 کے سال میں حکومت نے تو بڑا دعویٰ کیا کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, ہمارے ریزرو جو ہیں وہ بڑے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل اچھی ہو رہی ہے. لیکن کیا قرضوں پر ملک چلایا جا سکتا ہے؟ یہ قرضے جو ہے وہ مزید ہمیں کسی بڑے چنگل میں پھنسا رہے ہیں, یا ہم کسی بڑے ایک طوفان کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں ڈبو کے لے جائے گا؟ اس زمن میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر تحریک لبیک کیا دوسری جماعتوں کے لوگ جو کہ اس حوالے سے احتجاج یا حکومت کے خلاف ہے تو وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور حکومت کے لیے مشکل ہوگا. اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام, خاص طور پر تحریک لبیک کے کارکنان یا تحریک انصاف کے کارکنان, اگر ان کو کوئی ایسی قیادت مل جاتی ہے ایک دفعہ پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور حکومت کے لیے مشکل ہوگی. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت التوا کا شکار ہے. پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے, لیکن اب تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں معاملہ سب جوڈس ہے, اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی کو یہ کہہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو آپ محمود اچکزئی کا نام ڈیلیٹ کر دیں, محمود اچکزئی پہ آپ کاری ضرب لگا دیں, یعنی بالکل ایسے ان کو نکال دیں, تب ہم اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اکنامک انسٹیبلٹی, اس سے ملک میں مزید معاملات بگڑیں گے. لیکن کل ہم آپ کے ساتھ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں, فیصل آباد سے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان نے 7 سال کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا ووٹ بینک بھی بنایا, لیکن بڑی قربانیاں بھی دی, ختم نبوت کے حوالے سے ایک تحریک چلی, مارچ کیا, اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.